नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। सिर्फ 10 साल में 2 जगह अपने मुख्यमंत्री बना चुकी आम आदमी पार्टी इस समय दोहरी चुनौती झेल रही है। एक गुजरात का चुनाव, दूसरा दिल्ली के दिल एमसीडी चुनाव। इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे आज के खास मेहमान अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे जरूर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जरूरी सवालों के सीधे सीधे जवाब भी देंगे। पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, काफी है। ये बताइए कि एक चक्रव्यूह के जैसे रचना की गई, यानी गुजरात में चुनाव हो ही रहे थे, आप हल्ले से लड़ रहे थे और तभी बताया गया कि एमसीडी के भी चुनाव होंगे। कितनी मुश्किल पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को? जाहिर तौर पे दोनों चुनाव एक साथ फेस करना चैलेंज है अपने आप में बहुत बड़ा, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से कोशिश की कि दोनों चुनाव एक साथ कराएं। इसका मतलब इनको चैलेंज हम ही नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ही चैलेंज है। वो हमें दोनों जगह बांधना चाहते थे, इसीलिए चुनाव कराए। उन्होंने, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ये चक्रव्यूह की रचना की ताकि अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में फंसा सकें। अच्छा। लेकिन उनको मैं बता दूं कि मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं। मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है। पर आपको क्या लगता है कितना असर होगा इसका? हमारी छोटी पार्टी है, लिमिटेड नेताएं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दोनों चुनाव एक साथ फेस करना चैलेंज है, लेकिन इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए आम आदमी पार्टी के सामने, और हमारी साफ नीयत और अच्छी सोच की वजह से जनता ने हमेशा साथ दिया। मैं समझता हूं कि इस बार भी हमारा एजेंडा नगर निगम में भी और गुजरात में भी दोनों जगह जनता को बहुत पसंद आ रहा है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो जनता हमारे साथ है, चक्रव्यूह उनके साथ है। चक्रव्यूह उनके साथ है, और कैसे कैसे चक्रव्यूह हैं इस पर मैं आगे बात करूंगा। दिल्ली चुनाव की भी बाद में बात करूंगा। गुजरात चलते हैं। पहले आपने वहां एक नई शुरुआत कर दी है, आप ओटीपी बता रहे हैं। तो जब आप ओटीपी की बात कर रहे हैं अरविंद जी, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी ये जो जाति का खेल है उसको खेल रहे हैं? नहीं, मैंने तो ये बताया था। मुझसे कुछ पत्रकारों ने जब पूछा ये कि गुजरात के अंदर जात की राजनीति चलती है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास किसी का मैसेज आया। उस मैसेज में उसने लिखा था कि आपने गुजरात में ओटीपी का फॉर्मूला दिया है। मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये ओटीपी क्या होता है? तो उसने कहा कि ओ से ओबीसी, चूंकि हमारा मुख्यमंत्री का जो दावेदार है ईशुदान गढ़वी, वो ओबीसी समाज से आता है। तो उसने कहा कि ओबीसी समाज बहुत खुश है कि आपने ओबीसी से दिया। दूसरा, टी से ट्राइबल 27 सीटें हैं और लगभग 40 सीटों पे ट्राइबल्स का वर्चस्व है। तो उन्होंने कहा ट्राइबल्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का। और पी से पाटीदार, चूंकि हमारी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो पाटीदार है। तो उन्होंने कहा आपने ओटीपी का फॉर्मूला दिया है। तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा देखो, हम जातिवाद नहीं करते हैं, ये ओटीपी मुझे नहीं आता। मैं तो आपको बिजली का फॉर्मूला देता हूँ कि आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, फ्री में बिजली दूंगा, सबको दूंगा। ओबीसी को भी दूंगा, पाटीदार को भी दूंगा, ट्राइबल को भी दूंगा, एससी को भी दूंगा, ब्राह्मण को भी दूंगा, राजपूत को भी दूंगा, सबको दूंगा। मैं स्कूल बनवाऊंगा, उसमें बच्चों की पढ़ाई कराऊंगा, सबके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा। तो मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। मैं तो स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, इसकी राजनीति करता हूँ। वैसे पता नहीं आपने जोड़ के देखा या आपके लोगों ने जोड़ के बताया कि नहीं, ओबीसी करीब 50%, ट्राइबल करीब 15%, पाटीदार 18-19%, यानी आप 85% वोट पर सेंध लगाए हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। अच्छा। पर क्या लग रहा है आपको जो आप जमीनी हालत देख रहे हैं? मुझे ये लग रहा है, जितना मैं, दिबांग जी बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, अप्रैल के महीने में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था कि पहला चुनाव है, शायद हम थोड़ी बहुत सीटें आ जाएं तो अच्छा है। लेकिन जितना प्यार और जितनी मोहब्बत और जितना विश्वास गुजरात के लोगों ने दिया,
गुजरात में एक एक फैमिली हमें कहती है केजरीवाल हमारा भाई है, केजरीवाल हमारा बेटा है। ऐसे लगता है जैसे गुजरात की हर फैमिली ने मुझे अपना परिवार का हिस्सा बना लिया है कि गुजरात में केजरीवाल की सरकार बनेगी तो हमारी महंगाई दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा। इतना विश्वास हो गया है। मेरे हिसाब से सरकार बननी चाहिए, बाकी तो जनता जनार्दन होती है जनतंत्र में, पर मुझे ऐसा लगता है जितना जैसा माहौल है कि सरकार बननी चाहिए गुजरात में। सरकार आम आदमी पार्टी की बननी चाहिए। एक तरफ देखिए 27 साल का गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के से तंग आ चुके हैं और उनका अहंकार भी बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा। वो आदमी को आदमी नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो एक उम्मीद दे रही है लोगों को। हर चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है, आशा पे लड़ा जाता है। ये दोनों जब आप कंबाइन करें तो काफ़ी वो बनता है। आपने कहा कि 27 साल से बीजेपी है वहाँ पर। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का वोट करीब 40% रहता है। बड़े बड़े नेता गुजरात के केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला कोशिश कर चुके हैं, तीसरे की वहाँ जगह बनती नहीं है। फिर आपको इतनी उम्मीद कहाँ से है? राजनीति के अंदर और चुनाव के अंदर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं मानी जा सकती। केशुभाई जी की इज्जत करते हैं, वो अपने समय के बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी कोशिश की। शंकर सिंह वाघेला जी की भी मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने अपनी कोशिश की। लेकिन आज जो माहौल दिखाई दे रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि ये अद्भुत हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर वाला करा रहा है, कुछ दैवी शक्ति है जो चारों तरफ। आप खुद सोचो, तो पहली बार हम दिल्ली का चुनाव लड़े थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमारी पार्टी की एक भी सीट आएगी। 28 सीट आई और पहली बार में सरकार बन गई। फिर जब मैं 49 दिन में इस्तीफा दे के गया कि बोले केजरीवाल तो खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगली बार 67 सीट आ गई। तो ऊपर वाला जब अपनी झाड़ू चलाता है, ऊपर वाला जब अपना सुदर्शन चक्र चलाता है, तो बड़ी बड़ी करामात होती है। चलिए ये बताइए कि आंकड़ा कितना है आम आदमी पार्टी का? आपने जोड़ा होगा, आप तो बहुत लगातार सर्वे वगैरह सब करते हैं। सरकार बनेगी तो जाहिर तौर पे मेजॉरिटी से ज़्यादा ही आएगा। एक हमने देखा है कि आप चुनाव में अक्सर लिख के दे देते हैं एंकर्स को कि मेरा ये आंकड़ा है। मैं आप चाहूँगा कि आप लिख के दें, चुनाव जिस दिन गिनती हो रही होगी आप देखिएगा, मैं लोगों जनता को ये दिखाऊंगा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी की आपको क्या लगता है क्या होगा? आप सबकी सीटें लिख रहे हैं? हाँ जी। कमाल है, कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल है। कांग्रेस को 5 से कम सीटें मिलेंगी। अच्छा, हाँ, तो अगर कांग्रेस को कम मिलेंगी तो सारा वोट शेयर हमारी तरफ शिफ्ट होगा। अब एक ट्रेंड हो रहा है वहां पे जी, दिन ब दिन आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन बीजेपी और कांग्रेस डाउन होती जा रही हैं। ये ट्रेंड पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली चल रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा, हम कहाँ जाके स्टेबल होंगे और ये दोनों पार्टियां कहाँ जाके रुकेंगी, ये चुनाव के 2-3 दिन पहले तक पता चलेगा। तब मैं थोड़ा सा सीटों का एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि हमारी कितनी आ रही हैं। और पर कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस इज कोलैप्सिंग। पर आप देखेंगे इस बार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धराशायी होंगे। पर केजरीवाल जी, लोग तो बताते हैं कि राज्य में आपका संगठन नहीं है, उम्मीदवार भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उम्मीदवार हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक लेडी है जीवन जौत कौर, देश के कौन से हिस्से में रहती है पता है? बिल्कुल मालूम है। जीवन जौत कौर अमृतसर की रहने वाली हैं जी, हमारी एमएलए हैं, बड़ा चुनाव जीती। उन्होंने मजीठिया साहब को और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों को हराया था। एक एनजीओ में काम करती थी। ये जनतंत्र की खूबसूरती है। वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को एक ऐसे शख्स ने हराया था जो मोबाइल की दुकान में नौकरी करता था, मोबाइल रिपेयर की शॉप में। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि आपके कैंडिडेट्स को तो कोई जानता ही नहीं है, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था अरविंद केजरीवाल को भी कोई नहीं जानता था। मैं यही कहता था, ये बार बार कहते चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। मैंने कहा इस देश के आम आदमी को चैलेंज मत करना। ये आम आदमी देखने में बड़ा दीनहीन लगता है, लेकिन जिस दिन इस देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है ना, बड़ी बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती हैं।
तो ये जितने हमारे लड़ रहे हैं बच्चे, युवा, हमारी पार्टी अलग है। इनकी पार्टियों में नेताओं के बच्चों को टिकटें मिलती हैं, नेताओं के रिश्तेदारों को, चाचे को, भतीजे को, बीवी को, बच्चे को, उनको टिकटें में। हमारे यहाँ बच्चों को टिकटें नहीं देते नेताओं के। हमारे यहाँ तो आम लड़के लड़कियों को टिकटें देते हैं, आम लोग विधानसभा में जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो जीत का राज है वो आप ये जो रेवड़ियां बांटते हैं वो है। आपने एक तरीके से केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, जिसमें अब हर पार्टी को ये महामारी सी लग गई है। हर पार्टी इस होड़ में है कि मैं ज्यादा दूं या वो ज्यादा देंगे। दिबांग जी देखो, रेवड़ियां तो सारे बांटते हैं। वो लोग रेवड़ियां बांटते हैं अमीर अरबपति लोगों को, मैं रेवड़ी बांटता हूं इस देश के गरीब और आम जनता को, मिडिल क्लास को। वो पैसा वही है, सरकारी पैसा है। उस सरकारी पैसे से वो किसी का 10,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं, किसी का 15,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं, किसी का 20,000 करोड़ का लोन माफ कर देते हैं। मैं लोगों की 300 यूनिट बिजली माफ कर देता हूं। मैं लोगों को हजार रुपए महिलाओं के हर महीने जेब में डाल देता हूं। मैं बेरोजगारों को रोजगार दिलाता हूं। मैं बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल बना देता हूं। उन स्कूलों में गरीबों के रिक्शे, दिल्ली के अंदर स्कूल बने हैं, एक दिन आपको लेके चलूंगा मैं स्कूल में। रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मजदूर का बच्चा वकील बन रहा है। मैं गरीबों में रेवड़ी, तो मैं शिक्षा मुफ्त करता हूं तो ये कहते हैं रेवड़ी बांट रहा है। तो मैं गरीबों में, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में रेवड़ी बांटता हूं। ये क्या रेवड़ी बांटते हैं? मोरबी का पुल घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया, जिसने आज तक कभी पुल बनाया ही नहीं था। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का, ये तो रेवड़ी हुई ना उसको। और 5 दिन पहले पुल बना और 5 दिन में टूट गया। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके। प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर गया, 5 दिन में वो पुल धंस गया, एक्सप्रेसवे धंस गया। ये तो ठेकेदार को रेवड़ी बांटी उन्होंने। हम वो उनको ठेकेदारों को रेवड़ी नहीं बांटते, हम अरबपतियों को रेवड़ी नहीं बांटते। मैं इस देश के गरीबों का इलाज कराता हूं। कोई बीमार हो जाए, उसकी दवा, उसकी इलाज का पैसा मैं सरकार से देता हूं। ये रेवड़ी मैं बांटता हूं। पर रेवड़ी बांटने में यह है कि पैसा सरकार का है। लोग बोल रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का बजट है, आपकी जो आप फ्री बीज बांटेंगे उसमें पैसा कहीं ज्यादा खर्च होगा। कहां से पैसा आएगा? मैंने अब करके दिखा दिया। पहले जब मैं दिल्ली का पहला चुनाव लड़ा 2013 में, चुनाव के पहले मैंने उस टाइम फ्री बिजली तो नहीं कहा था, मैंने कहा था बिजली के रेट आधे कर दूंगा। मैंने कहा था मैं पानी मुफ्त कर दूंगा। ये लोग पूछते थे पैसा कहां से आएगा। मेरी सरकार बनी, 49 दिन के अंदर मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया 49 दिन में। अगली बार सरकार बनी, मैंने बिजली मुफ्त कर दी, महिलाओं के लिए सफर मुफ्त कर दिया, दिल्ली के अंदर तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी। अब जब पंजाब की सरकार बनी तो ये मेरे से पूछ रहे थे पैसा कहां से आएगा। पैसा आ गया, पंजाब में मुफ्त हो गई, बिजली भी मुफ्त हो गई। अब धीरे धीरे मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, दवाइयां मुफ्त होने लग गई, सारे काम होंगे। भरोसा रखो अपने भाई पे, अपने बेटे पे, केजरीवाल पे भरोसा रखो। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है, ईमानदार आदमी है, देशभक्त आदमी है। हर चीज में सोच समझ के बोलता हूं। तो जो जो चीजें मैं गुजरात के लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूं, मैंने कहा है कि 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली फ्री हो जाएगी, तो हो जाएगी। भरोसा रखो, कहीं से लाऊं पैसा, हो जाएगी, हो जाएगी। पर इसमें गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कहते हैं कि आप दिल्ली वालों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। वो आत्मनिर्भर कैसे बनाती है? वो पूरे दिल्ली को कह दिया भाई अपनी अपनी गली का कूड़ा खुद ही उठा लेना। एमसीडी पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे दिए होंगे, सारा खा गई है। और सबको बोल दिया सब आत्मनिर्भर बन जाओ। अब कूड़ा एमसीडी नहीं उठाएगी, कूड़ा बीजेपी वाले नहीं उठाएंगे, सारे आत्मनिर्भर बन जाओ। तो कुछ काम नहीं करते। पूरे दिल्ली क्यों, किसी कोई पूरे देश में इनकी सरकारें हैं, कहीं इन्होंने कोई अच्छा काम करके दिखाया हो? एक काम
तो मेरे को बता दो। हम इनसे बार बार यही पूछ रहे हैं, दिल्ली में पूछते हैं, 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, एक काम बता दो, कोई एक काम तुमने 15 साल में किया हो, एक काम भी नहीं बता सकते ये। वहां पे गुजरात में 27 साल से इनकी सरकार है, 27 साल में मैंने कहा एक काम बता दो जो तुमने किया हो, एक काम बता ही नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं जब इनसे हम पूछते हैं, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ये, मेरे को गालियां देने लगते हैं। ये जो नारा लग रहा है केजरीवाल भ्रष्ट है, राक्षस है, उस पर भी मैं आऊंगा आगे, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने भी स्वयं कहा कि ये जो पैसा सरकार का है ये टैक्स पेयर्स का खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है जो टैक्स देते हैं, और आप उसको ऐसे लुटा देंगे तो ये ठीक नहीं। अरबपतियों पे नहीं लुटाना चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए प्रधानमंत्री जी ने उनके अपने अरबपति दोस्तों के। 10 लाख लिखो, 10 लाख करोड़ के कर्जे। ऐसे पैसा नहीं लौटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्कूल बनाने चाहिए। स्कूल बना के बच्चों को अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देने को फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। अपने देश में अगर कोई बीमार हो जाए और गरीब आदमी हो, उसका इलाज कराने को फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। इसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी गरीबों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं अपने देश के लोगों को। अरे हमारे देश में कोई बच्चा पैदा हुआ, वो भारत का बच्चा है यार। उसके पेरेंट्स के पास अगर उसको पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ना। हम सरकार हैं किस लिए? केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए हैं। जनता टैक्स इसीलिए तो देती है कि अच्छी शिक्षा देगी सरकार, अच्छा इलाज कराएगी सरकार, स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। इसीलिए तो लोग, हम जब लोग बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं, मैं वहां फ्री शिक्षा देता हूं, गरीबों के बच्चों को डॉक्टर बनाता हूं, इंजीनियर बनाता हूं, देश का भविष्य बनाता हूं। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। इसे फ्री की रेवड़ी, मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, देश के लोगों का, गरीबों का अपमान मत कीजिए। जब वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ऐसे लगता है जैसे भीख दे रहे हैं उनको। भीख नहीं दे रहे। इस देश के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री में दी जाए। ये बताइए कि गुजरात में क्या आप कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएंगे अगर कमी बेसी कहीं रह गई? वैसे तो आप सरकार बना रहे हैं आप शुभ शुभ बोलिए, हमारी सरकार बनवाइए। सरकार बन रही है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जनता जनार्दन है, वो बनाएगी नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अभी तो सरकार बन रही है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये एक शेर है ना कि आप दुश्मनी तो अभी कर रहे हैं, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोष हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। तो ये अभी तो हमारा पूरा का पूरा एफर्ट केवल और केवल गुजरात में कैंपेनिंग करने के ऊपर है, और हमें उम्मीद है कि अपने दम पे सरकार बनेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी जी। वहां आपने जो मुख्यमंत्री चुना, आप कैसे आंकते हैं उनको? बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर थे। वो एक चैनल में काम करते थे, महामंथन नाम का एक कार्यक्रम करते थे, उसमें एंकरिंग। तो वो उनका कार्यक्रम बहुत पॉपुलर हुआ। वो किसानों के और बेरोजगार और व्यापारियों के खूब मुद्दे उठाते थे, और वो प्रोग्राम इतना पॉपुलर हो गया कि प्राइम टाइम में पहले 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, उसे 1.5 घंटे का कर दिया गया। और वो फील्ड में जाके करते थे, जैसे गांव में चले गए, किसानों के बीच में बैठ गए और वहीं से करते। 10-10 हज़ार किसान वहां इकट्ठे हो जाते थे, और किसानों के मुद्दे वहीं पे उन्होंने सॉल्व करवाए हैं, सरकार पे प्रेशर डाल डाल के। तो रूरल गुजरात के अंदर वो एक बहुत पॉपुलर चेहरा है। आज भी स्टिंग हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक एमएलए के सहयोगी 2 गिरफ्तार हो गए टिकट बांटने में। हम देख रहे हैं कि किसी ने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए में मैं टिकट खरीद लाया। ये इससे आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि इसी सब को देखकर ही तो लोग अपना मन बनाते हैं। जेल भेज दो उनको। हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं बीजेपी से, 15 साल में तुमने एमसीडी में क्या काम किया? तो ये रोज एक नया स्टिंग ले आते हैं। एक बचपन में एक वो मैगजीन आया करती थी, मनोहर कहानियां। पढ़ी है आपने? आप मनोहर कहानियां पढ़ते थे? अभी आती है आजकल? नहीं, अब नहीं आती। आजकल एक नई आती है, बीजेपी की मनोहर कहानियां। अच्छा। एक टीवी सीरीज है, रोज सवेरे 10 बजे संबित पत्र आते हैं या कोई आता है इनका, और एक नई शगुफा छोड़ जाता है। इनकी टिकट बिक गई।
हम इनसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, यार तुमने 15 साल में क्या काम किया, एक काम गिना दो। इन्होंने टिकट बेच दी, इन्होंने शराब घोटाला कर दिया, इन्होंने बस घोटाला कर दिया, इन्होंने स्कूल घोटाला कर दिया। अरे हम सबको जेल भेज दो, हम इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं। तुम ये बताओ तुमने दिल्ली वालों के लिए 15 साल में क्या, इनके पास जवाब नहीं है। सब कुछ पॉलिटिकल है दिवांग जी, आप भी देख रहे हो, जनता भी देख रही है, सब कुछ पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। इन सारे केसेस में कुछ नहीं रखा, सब बकवास है। पर आपके एक मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन की मैं बात कर रहा हूं। झूठा केस है बिल्कुल। आपको पता है केस क्या है? मैं आपको बताता हूं केस क्या है। इन्होंने कलकत्ते में 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन 2 हवाला डीलर्स ने हजारों एंट्री दे रखी हैं जनता को पूरे देश में। उनकी गर्दन मरोड़ के उनको कहा कि सत्येंद्र जैन का झूठा नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का झूठा नाम लेके कहा कि हमने सत्येंद्र जैन को हवाला की एंट्री दी। सत्येंद्र जैन कभी जिंदगी में उनसे नहीं मिले, सत्येंद्र जैन ने कभी फोन पे बात नहीं की, सत्येंद्र जैन उनका नाम नहीं सुना, उनको जानते नहीं है। सत्येंद्र जैन कोर्ट में बार बार कह रहे हैं कि भैया इनको सब मेरे सामने तो प्रस्तुत करो, मेरे सामने तो लाओ, मैं देखूं तो सही कौन है ये। उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे। सबसे मजे की बात यह कि इन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, इन दोनों पे रेड भी नहीं मारी गई। जिन लोगों ने हवाला की एंट्री दी, हजारों लोगों को दी, वो आज भी दे रहे हैं, वो अभी भी हवाला की एंट्री दिए जा रहे हैं, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। सत्येंद्र जैन 4 महीने से 5 महीने से जेल में है। और आप जानते हैं कि ईडी का जो इन्होंने लॉ बनाया है उसमें बेल मिलनी कितनी कठिन है। तो बेल मिलेगी, पूरा का पूरा झूठ है। सबको सुप्रीम कोर्ट से ही जाके बेल मिलती है इस केस में। 30 मई से वो जेल में है। और सत्येंद्र जैन नहीं है, मनीष सिसोदिया की भी बात हो रही है। मनीष सिसोदिया के ऊपर इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में 10,000 करोड़ रुपए खा गए। इनके घर पे रेड हुई। जो आदमी 10,000 करोड़ खाएगा उसके तो घर में करोड़ 2 करोड़ तो यूं ही फैले हुए मिल जाएंगे, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे। चवन्नी नहीं मिली। फिर उनके बैंक लॉकर देखने गए, बैंक लॉकर में एक झुंझुना था बच्चे का, और कुछ नहीं मिला। फिर वो उनके गांव में गए कि गांव में शायद जमीन खरीदी हो, वहां कुछ नहीं मिला। तो हैं कहां 10,000 करोड़? ना तो पैसा मिला, सारी रेड कर ली इन्होंने। 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है उस मामले में। 800 से ज्यादा ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सीबीआई और ईडी के लगे हुए हैं। उनका एक ही काम है, शराब घोटाला जांच नहीं कर रहे, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए कुछ निकालो, कुछ भी निकालो, कहीं भी निकालो। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा दिवांग जी? ऐसे तो तरक्की नहीं कर सकता ना देश। अगर किसी ने गड़बड़ की है, असली में गड़बड़ की है, जेल भेजो, उसको फांसी पे चला दो। मेरा बेटा भी अगर गड़बड़ करे उसको छोड़ो मत। मैं कभी, हमारी पार्टी इतनी कट्टर ईमानदार है, अभी पंजाब के अंदर हमारा हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ करते मिला, विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया को भी नहीं पता था, हमने उसको जेल भेज दिया। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन तुम इस तरह की हरकतें करोगे, जबरदस्ती के केस करोगे, फंसाने की कोशिश करोगे, क्योंकि गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, तो ये तो जनता देख रही है ना। जनता को बेवकूफ समझते हो क्या आप? तो इसमें मेरा दूसरा सवाल है कि फिर आप ये जो कहते हैं कि मनीष गिरफ्तार हो जाएंगे, वो ये कर डर लेंगे, है या जैसे वास्तविकता है? ये जैसे सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल झूठा केस है। मनीष को भी करेंगे वो, अंदर से खबर आती है मनीष को भी करेंगे वो। केजरीवाल जी, आपको अंदर से खबर कौन दे रहा है ये? जैसे आप दोस्त हैं, आप भी बताते रहते हैं। आपके और अंदर है। आपको मैं ही मिला? थोड़ी दोस्ती आपको मैं ही मिला? थोड़ी दोस्ती हमारी भी है इधर उधर। तो अंदर से और क्या खबर है इस केस के बारे में? अंदर की खबर यह है कि गुजरात और एमसीडी चुनाव ये लोग हार रहे हैं। अंदर खाने की खबर है। ये बीजेपी के कैंप की है। वो भी मानते हैं। एमसीडी में तो खैर, लाइए एमसीडी का लिख देता हूं। एमसीडी का लिख देता हूं। अच्छा, एमसीडी का भी एग्जैक्ट लिख देता हूं। चलिए, अरविंद केजरीवाल लिख के देते हैं। इस बार एमसीडी का लिख के दे रहे हैं। उन्होंने गुजरात का तो लिखा ही है। और चुनाव में जब गिनती होगी, एबीपी न्यूज में सबसे तेज गिनती होती है, और उस दिन हम ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इसमें क्या क्या लिखा गुजरात के बारे में और एमसीडी चुनाव के बारे में। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी।
आपने लिख भी दिया और पढ़ भी दिया है। मैं पढ़ इसलिए दिया, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है इन लोगों का, इतना ज़्यादा गुस्सा है इनके खिलाफ। पहली चीज़ तो 15 साल में इन्होंने एमसीडी में कुछ नहीं किया, और दूसरी चीज़ जिस तरह से पिछले 6 महीने में इन लोगों ने दिल्ली के लोगों की हर चीज़ रोकने की कोशिश की है। इस देश की जनता नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करती। दिल्ली में योगा की क्लासेस करवाता था मैं, योगा टीचर लोगों को देता था, भाई दिल्ली में किसी को भी योग करना है, एक नंबर था, मिस्ड कॉल करो, हम फ्री में योगा टीचर देंगे। दिल्ली के योगा की क्लासेस इन लोगों ने, बीजेपी और एलजी साहब ने मिलकर बंद करा दी। बताओ योगा कौन बंद कराता है? पाप लगेगा यार, ऐसे काम कर रहे हो तुम। योगा कराने से तो पुण्य होता है। इस तरह से पिछले 6 महीने में लोग देख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ रोकने का काम करते हैं। लोग काम रोकने वालों को वोट नहीं देते, लोग काम करने वालों को वोट देते हैं। दिल्ली को रोकने वालों को वोट नहीं मिलेगा, दिल्ली को चलाने वालों को वोट मिलेगा। ये बताइए, आपने 10 गारंटी की जो बात की है, एमसीडी चुनाव की बात करें तो उसमें आपने रोड मैप तैयार नहीं दिखाया है, डिटेलिंग नहीं है। यानी हम जो देख रहे हैं वो 2 तस्वीरों की एक तरह से लड़ाई है। एक में बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है, तो दूसरी तस्वीर में यमुना का झाग है। यानी तस्वीरों की लड़ाई हो रही। कैसे आप इस कूड़े की जो ये हर महानगर में ये समस्या रहती है। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण की समस्या है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। 2020 का जो चुनाव था दिल्ली विधानसभा का, वो यमुना के प्रदूषण का चुनाव था। उसमें मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था 5 साल दे दो, 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा। 2025 में अगला चुनाव है, मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था कि 2025 में यमुना साफ नहीं करो तो मेरे को वोट मत देना। इतनी बड़ी बात मैंने 2020 में बोली थी। अभी हम 2022 में हैं। ये दिल्ली की साफ सफाई का और कूड़े का चुनाव है, ये यमुना के झाग का चुनाव नहीं है। ये लोग मिक्स कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिकॉज इन्होंने सफाई पे जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने 15 साल में कुछ किया नहीं, तो कहते हैं देखो देखो यमुना खराब है, देखो देखो पोल्यूशन है, देखो देखो यमुना खराब है। ये दिल्ली के कूड़े का और साफ सफाई का चुनाव है। इसमें इन्होंने पिछली बार 2017 में कहा था 5 साल में हम कूड़ा भी साफ कर देंगे, हम कूड़े के पहाड़ भी ठीक कर देंगे, केंद्र से पैसा लेके आएंगे, सब कुछ बोला था। फेल हो गई है। अब जनता एक मौका केजरीवाल को देना चाहती है, एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। हमें मौका दो, हम साफ करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली की जनता ने आज तक हमें जितनी जिम्मेदारियां दी, स्कूलों की दी हमने ठीक कर दिए, अस्पतालों की दी हमने ठीक कर दिए, जो जो बिजली की दी बिजली ठीक कर दी, जो जो जिम्मेदारी अभी तक दी हमने ठीक करी। कूड़े की जिम्मेदारी देगी जनता, हम उसको भी साफ करेंगे। यही मैं जानना चाह रहा हूं कि कूड़े की जो मुश्किल है, कूड़े की जो समस्या है, उसको आप कैसे करेंगे? कोई है आपके पास डिटेल? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऑस्ट्रिया की राजधानी गया था वियना में, और मेरे एक दोस्त है वहाँ, वो काम करते हैं, वो उसी संयंत्र में काम करते हैं जहाँ कूड़े से बिजली बनाई जाती है। और जो वियना शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, उसके आउटस्कर्ट्स पर ये पावर हाउस बना हुआ। क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है, कोई सोच है, या सिर्फ आप वोट मांगने के लिए आपने ये रखा हुआ है? दिवांग जी, कूड़े की सफाई को लेकर 2 इश्यूज हैं बस। एक है डेली स्वीपिंग और एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और बाहर के देशों में भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के अंदर ही कितने शहर ऐसे हैं जो साफ सफाई करने लग गए हैं और अच्छे हो गए हैं। हमारी बस नीयत की ज़रूरत है। अगर अच्छी नीयत हो तो सफाई भी होगी। आप एक ग्लोबल टेंडर निकाल दीजिए, ग्लोबल टेंडर में आपको कूड़े से बिजली बनाने वाले संयंत्र वाले भी आ जाएंगे और शहर की सफाई करने वाले लोग भी आ जाएंगे, दोनों ठेके दे देंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी नया कोई सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर शहर अपने शहर की सफाई करता है। दुनिया का हर शहर अपने सॉलिड वेस्ट से आजकल बिजली बना रहा है। उल्टे आजकल तो ये है कि आपको कचरे के से पैसा मिलता है, कचरे के डिस्पोजल के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एमसीडी जो है वो कचरा डिस्पोज करने के लिए पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप तो आजकल कचरा बेच सकते हो, कचरा रेवेन्यू है। तो आप ग्लोबल टेंडर निकालिए, ग्लोबल टेंडर से आपके पास कचरा डिस्पोज करने वाली कंपनियां भी आएंगी, इसको शहर को साफ करने वाली कंपनियां भी आएंगी, और काम होएगा अगर नीयत साफ हो तो। सामने है डबल इंजन, और इधर आप जब काम करेंगे तो है स्पीड ब्रेकर एलजी का, और आप
आप लोग के प्रवक्ता पिछले दिनों कहते रहे हैं कि एमसीडी में एलजी की भूमिका और अहम होने वाली है, तो कैसे करेंगे जब एलजी ऐसे बैठे हुए हैं? दिल्ली के 2 करोड़ लोग जब तक साथ हैं, किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली के विकास को रोक सके। जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। दिबांग जी, जब हमारा अन्ना आंदोलन हुआ था, आप तो साथ होते थे उन दिनों में, मुझे याद है आप आया करते थे रामलीला मैदान। अन्ना आंदोलन ने, जनता की आवाज ने पूरे देश की बड़ी से बड़ी सरकारों को हिला दिया था। तो मैं इनको अभी गरूर है, इन लोगों को अपना अहंकार है, इन लोगों को अपनी सत्ता का अहंकार है। इन्होंने योगा की क्लासेस रोकने की कोशिश की। दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी योगा कराओ, पैसे हम देंगे, देखते हैं एलजी कैसे रोकता है। काम करने वालों की इज्जत है यार, काम करने वालों का साथ देती है जनता, भी साथ देती है, भगवान भी साथ देते हैं, समाधान निकलते हैं। 5 साल में एलजी साहब, जो भी एलजी रहे, उन्होंने काम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद हमने काम करके दिखाए हैं। आप सोचो अगर फुल सरकार होती तो आज दिल्ली पता नहीं कहां का कहां पहुंच चुका होता। पर करेंगे। 2 महीने डिले हो जाएगा, 4 महीने, एलजी क्या कर लेगा? 2 महीने डिले कर लेगा, 4 महीने डिले कर लेगा, उससे फालतू क्या करेगा? अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो केजरीवाल को उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। एक हमने ये देखा कि विधानसभा चुनाव में तो आप बिल्कुल, जो हिंदी में कहा जाता है ना, सूपड़ा साफ कर देते हैं विपक्ष का। लेकिन एमसीडी चुनाव में अब तक, लोकसभा चुनाव में अब तक कहां अटक जाती है आम आदमी पार्टी? अभी एमसीडी का चुनाव देखना आप। एमसीडी चुनाव में ये ट्रेंड बदलेगा। एमसीडी चुनाव में मैंने आपको लिख के दिया है जी, 250 में से 230 से ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी की आएंगी। पर अब तक आपने कभी, एक ही बार हुआ बीच में। हाँ, लोकसभा में अटक कहां जाते हैं आप? क्या बड़ी कई बार, किसी भी चुनाव में कई कारण होते हैं, उसकी हार जीत के कई कारण होते हैं। इस बार ट्रेंड बदलेगा। क्या लगता है आपको, बड़ा कारण क्या है इसमें? बड़ा कारण को देखिए, हर चुनाव जो है वो उम्मीद पे होता है, माहौल पे होता है। पिछली बार जब एमसीडी चुनाव हुआ था, उसमें 2-3 फैक्टर्स एक साथ हुए। एक तो हम पंजाब हार गए थे, इन लोगों की यूपी के अंदर ऐतिहासिक जीत हुई थी, और उसके तुरंत बाद एमसीडी हुआ, तो माहौल दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा प्रो बीजेपी हो गया कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो थी इन लोगों की, वो भी लोग भूल गए, और उसी हवा के अंदर एमसीडी का चुनाव ये लोग जीत गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी के 15 साल के शासन से इतनी ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा कूड़ा कूड़ा कर दिया इन लोगों ने चारों तरफ की। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। ये बताइए कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कई बार लगता है कि आप पर भी बीजेपी का कुछ रंग चढ़ रहा है। यानी आपने बात की कि किस तरह से नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। मैंने दिल से की थी। ये मत कहिए, मुझे गाली मत दीजिए ये कह के कि बीजेपी का रंग चढ़ रहा है। बीजेपी वाले कोई दिल से भगवान की वो नहीं करते। मेरे मन में जब मैंने दिवाली की पूजा की तो उस वक्त मेरे मन में ये भाव आया कि दिवाली की पूजा हम घर में करते हैं, आप भी करते होंगे, सब लोग करते हैं दिवाली की पूजा। तो दिवाली की पूजा क्यों करते हैं? कि घर में समृद्धि हो, धन दौलत आए, सुख शांति हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। पर ऐसा तो नहीं होता कि हम पूजा करें और पूजा करके उठे और बस एकदम से छप्पर फटे और फिर बरसात, ऐसे तो नहीं होता। एक भाव, पॉजिटिविटी आती है पूरी चारों तरफ। दूसरा ये कि हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में इतना मेहनत करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि हे भगवान, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल आए। तो मेहनत भी हो और भगवान का आशीर्वाद भी मिले तो फल भी आता है। उसी भाव से मैंने कहा था कि अगर हम अपने नोट के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगा लें तो जो इतनी मेहनत हमारे देश के किसान, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी कर रहे हैं उसका भी फल आएगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। उसी वजह से मैंने कहा था। उसके ऊपर पूरा देश ने साथ दिया। मुझे इतने फ़ोन कॉल आए, उन्होंने कहा कि लोग बहुत अच्छा, बीजेपी इतना खिलाफत की बीजेपी ने की, नहीं भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डिबेट में आके उन्होंने कहा, उनको क्या तकलीफ है? आप कह रहे हो कि वो भक्ति करते हैं, वो तो बिल्कुल भक्ति नहीं करते, वो तो राजनीति करते हैं केवल भगवान से। अरविंद जी, मैंने आपका काफ़ी लंबे समय से मैं आपको इंटरव्यू करता रहा हूँ। एक नई बात जो मुझे आज सुनाई दी वो ये है कि आपने कहा मुझे टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। ये मतलब मैं ये कहने का लहजा था, मैं बस बार बार यही कह रहा हूं कि
75 साल से अपना देश पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? इसीलिए पीछे रह गया कि कोई भी इस देश में अच्छा काम करता है ना, उसको टांग खींचने वाले सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब मेरा क्या कसूर है? मैंने इनका, बीजेपी वालों का क्या बिगाड़ा है? मैं अगर दिल्ली में अच्छे स्कूल बना रहा हूं और पूरे देश में जाके अच्छे, तुम भी बनाओ ना, तुमको किसने मना किया? वो कहते हैं हम नहीं बनाएंगे और केजरीवाल को भी नहीं बनाने देंगे, हम अस्पताल भी नहीं बनाने देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं बनाने देंगे केजरीवाल को। टांग खींच रहे हैं मेरी, काम रोकते हैं मेरे। तो वो कहने का लहजा था, अभी तक काम कर ही रहे हैं हम 5-7 साल से। इन्होंने हमारे को काम रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों की। मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली में जो आपने काम किया स्कूलों में, अस्पतालों में, उसमें क्या एलजी साहब से जब आपकी बातचीत होती थी उसमें आपने कभी टेढ़ी उंगली की? कोई उदाहरण है टेढ़ी उंगली करने बहुत का? सारे हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की फाइल 2 साल तक इन्होंने पास नहीं की। 2 साल तक। अगर 2 साल पहले हो जाती तो कितने और मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। हम मोहल्ला क्लिनिक की साइट्स लेना चाहते थे, एमसीडी के थे वो, उन्होंने एनओसी नहीं दी हम लोगों को, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिए। बताओ, अगर दिल्ली के अंदर और मोहल्ला क्लिनिक बनते जनता का फायदा ही होता। पूरी दिल्ली में मैं सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहता था। सीसीटीवी कैमरे आज हमने इतने लगा दिए, दिबांग जी आपको जान के खुशी होगी, गर्व होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा सीसीटीवी का नेटवर्क दिल्ली के अंदर है। न्यूयॉर्क से भी ज्यादा, वॉशिंगटन से भी ज्यादा, टोक्यो से भी ज्यादा, लंदन से भी ज्यादा, पेरिस से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे पर स्क्वायर किलोमीटर दिल्ली के अंदर है, हमने लगाए हैं। 2.5 साल तक एलजी साहब जब सीसीटीवी कैमरे की फाइल लेके बैठ गए, फिर आपको याद होगा मैं, मनीष सिसोदिया जो उनके घर के अंदर हम धरना दिया था 10 दिन का, तब वो फाइल उन्होंने क्लियर की थी। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। बताओ आप, गंदी बात है ये। लोगों के काम नहीं रोकने चाहिए इस तरह से। उसी का बदला लेगी इस बार दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी, दिल्ली में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में सबसे ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा चर्चा है, लोग बहुत इंटरेस्ट से इस खबर को देख रहे हैं। वो एक मर्डर केस की है, एक लड़की का जो मर्डर हुआ, श्रद्धा जो मर्डर केस है, उस पर आपने कुछ फॉलो किया, उसको देखा, उस पर आपकी कोई राय? वो वॉकर जो है जी, जो आफ्ताब वाला जी, वो तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति जो है उसको इतनी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि कोई भी भविष्य में ऐसा करे तो उसकी रूह कांप उठे कि ये अपने किसी भी देश में बर्दाश्त, समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जी, मेरी भी कुछ टेढ़ी उंगली है। अब ये कुछ सवाल हैं जो मैं आपको ऑप्शंस के साथ पूछ रहा हूं। आपको एक ऑप्शन देना है, आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ज़्यादा खुशी कब हुई, जब आपकी पंजाब में जीत हुई या दिल्ली में दूसरी बार जो आप विधानसभा चुनाव जीते? दोनों बार। ज़्यादा कब हुई? दोनों बार। दोनों बार। और गुजरात में अगर आप जीतेंगे तो इन दोनों से ज़्यादा खुशी होगी? और ज़्यादा इसलिए खुशी होगी क्योंकि बहुत मुश्किल था गुजरात का चुनाव, लगभग इम्पॉसिबल सा लगता था। तो आप इसको सीधा, आप जिस तरह से सवाल है वैसे नहीं, दोनों को आप एक साथ ही रख रहे हैं, सीधा उस तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको ज़्यादा हैरानी कब हुई, जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई या ये मामला आया कि मनीष पर भी एक एफआईआर हो गई? तो हैरानी हुई नहीं, पता ही था करने वाले हैं। मैंने फरवरी के महीने में बता दिया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होने वाली है। ये लोग टाल रहे थे, उसके अल्टीमेटली जाके इन्होंने 28 मई को उनकी गिरफ्तारी करी। मनीष की गिरफ्तारी होनी है, आज होगी कि कल होगी, ये लोग टाइम डिसाइड कर रहे हैं। चलिए आम आदमी पार्टी से आगे चलें। विपक्ष में आपके विरोधी 2 नेता हैं, आप ज्यादा प्रभावित किन से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या राहुल गांधी से? मेरे को किस लिए? मेरे को तो जनता से प्रभावित होना है। जनता को तय करना है कि कौन सा नेता ठीक है, कौन सा नेता खराब है। मेरे को इससे क्या लेना देना है? मेरे को तो जनता के लिए काम करना है। 2024 के लिए चुनना हो तो जो दावेदारियां आ रही हैं उनमें 2 हैं, उनमें से आपको कौन लगता है कि ज्यादा सक्षम होंगे, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी? जनता को तय करना है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं दिबांग जी, जनता उसके साथ जाएगी जिसके पास एजेंडा होगा। एक ये माहौल बनाया जाता है कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ सारे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठे हो जाओ।
बीजेपी को हराने हैं। जिस दिन जनता ने, इस देश की जनता ने तय कर लिया बीजेपी को हराना है, उस दिन आपको इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद ही कर लेगी। आप तो जनता के पास जाके ये बताइए कि आपका एजेंडा क्या है, जनता आपको वोट क्यों दे, अगले 5 साल में आप जनता की जिंदगी को कैसे अच्छा बनाएंगे, ये एजेंडा जनता आपसे सुनना चाहती है। जनता आपसे ये नहीं सुनना चाहती है बीजेपी को हराने के लिए हम इकट्ठे हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी कि ये जो चुनाव होगा 24 का, उससे पहले अगर ऐसी कोई कोशिश चलेगी कि सब मिल के चुनाव लड़ें, उसमें आम आदमी पार्टी अलग रहेगी? मैं ऐसी कोशिश का हिस्सा नहीं हूं। मैं इस देश को बनाने के लिए किसी के पास भी अच्छा एजेंडा होगा उसके साथ खड़ा हूं। कोई ये कहेगा, मेरा दिल कहता है 5 साल में इस देश के अंदर 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, उसको ठीक करने का मेरे पास एजेंडा है। जो ये कहेगा कि 10.5 लाख स्कूलों को आओ मिलकर ठीक करते हैं, मैं उसके साथ हूं। अरविंद केजरीवाल, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, और पहली बार सुनाई दिया, अरविंद जी आपके सामने बोल रहा हूं, कि ये अब टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना जानते हैं। ये एक नई बात मुझे सुनाई दी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।